वियर्स एक इलाके में दो खानदान बसते थे और दोनों में पिछले 30 सालों से दुश्मनी चलती आ रही थी। और दुश्मनी का रीजन था एक जमीन का टुकड़ा। और उस दुश्मनी की वजह से दोनों खानदानों के कई लोग मौत के घाट उतर चुके थे। कई बच्चे जख्मी हुए थे और औरतें खौफ के मारे घरों से बाहर नहीं निकलती थी। इस दुश्मनी को खत्म करने के लिए उस इलाके में कई दफा कमेटी का कयाम किया गया, लेकिन वो दुश्मनी खत्म ना हो सकी। फिर एक दिन उस इलाके के एक ताकतवर शख्स ने आकर कहा कि इस दुश्मनी को मैं खत्म करूंगा और उसके लिए एक नई कमेटी बनाऊंगा। अब यहां पर एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो कमेटी उसने इस झगड़े को खत्म करने के लिए बनाई, उसमें दोनों खानदानों के रिप्रेजेंटेटिव ही मौजूद नहीं थे। खुद को उसने इस कमेटी का परमानेंट चेयरमैन डिक्लेयर कर दिया और कहा कि इस इलाके का अगर कोई शख्स इस कमेटी में आकर इस दुश्मनी को खत्म करना चाहता है तो उसे फीस देनी होगी, और जो इस कमेटी को ज्वाइन करने के लिए सबसे ज्यादा फीस देगा उसका इस कमेटी में सबसे ज्यादा असर रसूख होगा। और इससे भी मजे की बात व्यूअर्स ये कि जिस जमीन के मसले को हल करने के लिए ये कमेटी बनाई गई थी, इस कमेटी के चार्टर में उस जमीन का जिक्र ही मौजूद नहीं था। तो सवाल यह पैदा होता है कि क्या यह शख्स पीस मेकर कहलाएगा या पीस ब्रेकर कहलाएगा? क्या इलाके के लोग इस पर ट्रस्ट कर सकते हैं कि यह इलाके में अमन कायम कर सकता है? यकीनन नहीं। आज साल 2026 में पूरी दुनिया डोनाल्ड ट्रंप के बोर्ड ऑफ पीस के बारे में एग्जैक्टली यही सवाल कर रही है, क्योंकि उस बोर्ड ऑफ पीस में हमें इस कहानी के बहुत से पहलू नजर आते हैं। तो आइए बात करते हैं बोर्ड ऑफ पीस के बारे में। U.S. President Donald Trump's Board of Peace has held its first meeting in Washington, D.C., with members pledging a multi-billion aid package to rebuild Gaza. Prime Minister Shehbaz Sharif met U.S. Secretary of State Marco Rubio in Washington, D.C., following the inaugural session of the Board of Peace. बोर्ड ऑफ पीस असल में ट्रंप लेड इनिशिएटिव है जो डोनाल्ड ट्रंप ने ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स को मैनेज करने के लिए प्रपोज किया। इसका बैकग्राउंड गजा से जुड़ा हुआ है। अक्टूबर 2023 इसराइल पैलेस्टीन वॉर के बाद जब गजा तबाही का शिकार हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर कोलैप्स हुआ और रिकंस्ट्रक्शन का सवाल उठा, तो तब डोनाल्ड ट्रंप ने यह आइडिया दिया कि गजा के लिए एक सेपरेट रिकंस्ट्रक्शन मैकेनिज्म बनाया जाए। शुरू में यह कॉन्सेप्ट सिर्फ गजा की रीबिल्डिंग तक लिमिटेड था, लेकिन बाद में डोनाल्ड ट्रंप ने इसे एक्सपैंड करके बोर्ड ऑफ पीस बना दिया और इसे एक ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट फोरम के तौर पर प्रोजेक्ट किया जाने लगा। इस ट्रांसफॉर्मेशन की पहली ग्लिम्स हमें बोर्ड ऑफ पीस की पहली मीटिंग में दिखाई देती है, जो डोनाल्ड ट्रंप ने 19 फरवरी 2026 को वॉशिंगटन में बुलाई। इस मीटिंग में ट्रंप ने अनाउंस किया कि अमेरिका $10 अरब बोर्ड ऑफ पीस को देगा, और ट्रंप ने इसे वॉर की कॉस्ट के मुकाबले में बहुत छोटी अमाउंट करार दिया। लेकिन अभी तक ये क्लियर नहीं कि ये पैसा कांग्रेस के अप्रूवल के बगैर ट्रंप कैसे रिलीज करेगा। यहां से सवाल उठता है कि ये फोरम इंस्टीट्यूशनल डिसिप्लिन पर नहीं चल रहा, बल्कि ये तो ट्रंप के पर्सनल डिसीजंस पर चल रहा है। इसी मीटिंग में एक और अहम चीज सामने आई जिसे बूट्स ऑन द ग्राउंड कहते हैं। ट्रंप के स्पेशल कमांडर ने अनाउंस किया कि गजा के लिए एक इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स बनाई जा रही है, जिसमें इंडोनेशिया, मोरक्को, कजाकिस्तान, कोसोवो और अल्बानिया अपने ट्रूप्स देने पर तैयार हैं। और इसके लॉन्ग टर्म प्लान के मुताबिक ये फोर्स 20,000 सोल्जर्स और 12,000 पुलिस तक जा सकती है। यानी बोर्ड ऑफ पीस सिर्फ रिकंस्ट्रक्शन या डिप्लोमेसी का फोरम नहीं रहा, ये सिक्योरिटी और मिलिट्री प्रेजेंस की तरफ भी अब जाने लग गया है। अब बोर्ड ऑफ पीस की फंडिंग के हवाले से भी इस मीटिंग में कई चीजें सामने आई। मीटिंग में बताया गया कि 9 कंट्रीज ने मिलकर $7 बिलियन गजा रिलीफ के लिए प्लेज किए हैं, जिनमें सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर, बहरीन, कुवैत और कजाकिस्तान शामिल हैं। इसके अलावा यूएन के जरिए और फीफा जैसी बॉडीज के थ्रू भी फंड रेजिंग की बात सामने आई। ट्रंप खुद ओपनली कहता है कि बोर्ड ऑफ पीस यूएन का ऑल्टरनेटिव बन सकता है।
हत्ता कि वो ये भी कह चुका है कि बोर्ड ऑफ पीस यूएन के ऊपर नजर रखेगा। इस स्टेटमेंट ने यूएस के क्लोज एलाइज को अलार्म कर दिया है, क्योंकि यूएन एक रूल बेस्ड और कलेक्टिव सिस्टम है जहां अथॉरिटी इंस्टीट्यूशंस के पास है, जबकि बोर्ड ऑफ पीस एक पर्सनलाइज्ड और डिस्क्रिशनरी बॉडी है जहां अथॉरिटी रूल से नहीं बल्कि ट्रंप की पर्सनल पावर से फ्लो करती है। यानी डिप्लोमेसी इंस्टीट्यूशंस की बजाय एक शख्स के गिर्द घूमती है। दूसरी बड़ी कंट्रोवर्सी बोर्ड ऑफ पीस की मेंबरशिप के हवाले से है। अगर कोई मुल्क परमानेंट मेंबरशिप लेना चाहता है तो उसे $1 बिलियन जमा करवाने होंगे। इससे ये इंप्रेशन और स्ट्रांग होता है कि ये पीस का फोरम कम और पे टू प्ले डिप्लोमेसी ज्यादा है। इस अरेंजमेंट से करप्शन के सवालात उठते हैं और पीस को लेजिटिमेसी और प्रिंसिपल्स की बजाय पैसे और डील से जोड़ा जा सकता है। तीसरा और सबसे स्ट्रक्चरल इशू ये है कि बोर्ड ऑफ पीस पर ट्रंप का पर्सनल कंट्रोल है। ट्रंप खुद इसका परमानेंट चेयरमैन है और इसका इनर सर्कल, जिसमें जैरेड कुशनर, मार्को रूबियो और स्टीव विटकॉफ जैसे लोग इसे ऑपरेट करते हैं। इस पावर सेंट्रिक नेचर का एक और सिग्नल हमें इस मीटिंग में मिलता है, जहां ट्रंप ने ईरान को ओपनली थ्रेट किया है और ईरान को रीजनल इंस्टेबिलिटी का सोर्स करार दिया है और यह हिंट दिया है कि अगले कुछ दिनों में हम ईरान पे हमला कर सकते हैं। अगले कुछ दिन इस लिहाज से बहुत डिसाइसिव हैं। तो यानी आप देख सकते हैं कि बोर्ड ऑफ पीस अब एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन रहा है जिसमें पीस के साथ साथ प्रेशर और फोर्स दोनों टूल्स ओपनली डिस्कस हो रहे हैं। अब हम देखते हैं कि बोर्ड ऑफ पीस में कौन कौन से ममालिक शामिल हैं। ज्यादातर इसमें मिडिल ईस्टर्न मोनार्कीज अपना एक अहम रोल प्ले कर रही हैं, जिसमें सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर और इजिप्ट शामिल, और इनके साथ साथ नॉन वेस्टर्न और सेमाई अथॉरिटेरियन स्टेट्स नजर आती हैं। ये वो कंट्रीज हैं जो रूल बेस्ड मल्टीलैटरलिज्म की बजाय फ्लेक्सिबिलिटी और डील्स को प्रेफर करती हैं। इन्होंने बोर्ड ऑफ पीस इसलिए ज्वाइन किया कि इनको डायरेक्ट डोनाल्ड ट्रंप तक एक्सेस मिले, इंटरनेशनल विजिबिलिटी मिले और इनको ऐसा इन्फ्लुएंस मिले जिसमें ह्यूमन राइट्स, डेमोक्रेसी या पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन जैसी चीजें मौजूद ना हो। इस पूरे प्रोसेस में अब ये चीज क्लियर है कि गजा आहिस्ता आहिस्ता बोर्ड ऑफ पीस में सेकेंडरी होता जा रहा है। हालांकि गजा ही इस इनिशिएटिव का स्टार्टिंग पॉइंट था, लेकिन बोर्ड ऑफ पीस के चार्टर में गजा का वाज़ेह जिक्र ही नहीं मिलता। ट्रंप गजा को अक्सर रियल स्टेट अपॉर्चुनिटी की तरह डिस्कस करता है, रिकंस्ट्रक्शन को एक बिजनेस प्रोजेक्ट के तौर पर फ्रेम करता है, और इसीलिए यह सस्पिशन स्ट्रांग होती रही है कि गजा असल ऑब्जेक्टिव नहीं है, बल्कि ये तो बोर्ड ऑफ पीस का सिर्फ एक प्रीटेक्स्ट है। असल गोल तो बोर्ड ऑफ पीस के थ्रू दुनिया में पॉलिटिकल लेवरेज हासिल करना है, पैसा बनाना है और पावर प्रोजेक्शन है। और यहीं पर हम इस कोर पॉइंट पर वापस आते हैं कि ट्रंप कोई नया ग्लोबल ऑर्डर क्रिएट नहीं कर रहा। वो जो कर रहा है वो ये है कि रूल बेस्ड इंटरनेशनल सिस्टम को तोड़कर डील बेस्ड सिस्टम में कन्वर्ट कर रहा है। इस सिस्टम में कानून और इंस्टीट्यूशन सेकेंडरी होंगे, पावर, लेवरेज, पर्सनल डील्स ये नुमायां होंगे, और ये एक पावर पॉलिटिक्स की नुमाइंदगी करेगा। यानी इस दुनिया में जिसके पास ताकत होगी उसी की बात चलेगी, जिसे इंटरनेशनल रिलेशंस में रियल पॉलिटिक भी कहते हैं। और रियल पॉलिटिक का मतलब है कि जब सबसे पावरफुल प्लेयर्स रूल फॉलो करना छोड़ देते हैं तो फिर दुनिया में रूल्स खुद कोलैप्स होते जाते हैं। अब यहां पर हम पाकिस्तान के रोल को बोर्ड ऑफ पीस में देखते हैं। पाकिस्तान ने ऑफिशियली जनवरी 2026 में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के डेवस समिट में इस फोरम को ज्वाइन किया, जहां पर प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने बोर्ड ऑफ पीस डॉक्यूमेंट को ऑफिशियल तौर पर साइन किया। पाकिस्तान के साथ साथ कई और कंट्रीज भी इस इनिशिएटिव का हिस्सा बनी, जो स्क्रीन पर आपको नजर आ रही होंगी। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि बोर्ड ऑफ पीस को ज्वाइन करना पाकिस्तान का आइसोलेटेड मूव नहीं था, बल्कि ये एक ब्रॉडर डिप्लोमेटिक ग्रुपिंग का हिस्सा था। अब सवाल ये है कि पाकिस्तान ने इसे ज्वाइन क्यों किया। इसका सबसे सिंपल जवाब ये है कि बोर्ड ऑफ पीस की मेंबरशिप का मतलब ब्लाइंड कंप्लायंस नहीं है। बोर्ड ऑफ पीस के चार्टर में एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल मौजूद है जिसे आर्टिकल 2.2 बी कहते हैं। यह आर्टिकल क्लियरली स्टेट करता है कि कोई भी मेंबर स्टेट को फोर्स नहीं किया जा सकता कि वो कोई जबरदस्ती किसी दूसरे मुल्क के कहने पर डिसीजन ले। दूसरा, बोर्ड के किसी मेंबर की टेरिटरी के अंदर कोई जुरिस्डिक्शन नहीं है। और तीसरा ये कि किसी भी मुल्क की पार्टिसिपेशन सिर्फ
उस मुल्क के डोमेस्टिक लॉ और उसकी पार्लियामेंट या म्यूचुअल कॉन्सेंट के मुताबिक होगी। इसका प्रैक्टिकल मतलब यह है कि पाकिस्तान को किसी भी कोर्सिव ऑपरेशन में मजबूर नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान के पास एक इफेक्टिव वीटो पावर मौजूद है और आम अल्फाज में ये कि पाकिस्तान अपनी सोवरेनिटी कंप्रोमाइज या सरेंडर नहीं करेगा। इसीलिए पाकिस्तान का ये डिसीजन आइडियोलॉजिकल अलाइनमेंट नहीं है, बल्कि ये एक प्रैग्मेटिक रिस्क मैनेजमेंट बेस्ड चॉइस है, जहां ऑब्जेक्टिव ट्रंप को खुश करना नहीं बल्कि मैक्सिमम नेशनल इंटरेस्ट को सामने रखना और पॉलिसी स्पेस बचाना है। दोस्तों, ये तो थ्योरेटिकल बातें हो गई। अब हम थोड़ा तस्वीर का दूसरा रुख देखते हैं और प्रैक्टिकलिटी को देखते हुए हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि क्या बोर्ड ऑफ पीस को ज्वाइन करना पाकिस्तान के लिए इन द लॉन्ग रन खतरनाक साबित तो नहीं हो सकता। इस हवाले से दरअसल मैं ये बताता चलूं कि पाकिस्तान में ये डिसीजन कुछ कंट्रोवर्सी की निगाह से देखा जा रहा है और पाकिस्तान में क्रिटिक्स इस हवाले से कुछ सीधी बातें कर रहे हैं। पहली बात गजा से रिलेटेड है। लोगों का ख्याल ये है कि बोर्ड ऑफ पीस को अमेरिका इसराइल के हक में इस्तेमाल करना चाहता है। इससे टू स्टेट सॉल्यूशन कमजोर होगा और पैलेस्टीनियंस के हकूक और उनकी आवाज पीछे चली जाएगी। दूसरी बात यूएन को साइड पर करने के हवाले से है। ट्रंप खुद ये कह रहे हैं कि बोर्ड ऑफ पीस यूएन का ऑल्टरनेटिव बन सकता है। पाकिस्तान जैसे मुल्क यूएन और इंटरनेशनल रूल्स पर ज्यादा रिलाय करते हैं, इसीलिए ये एक सीरियस कंसर्न है पाकिस्तान के लिए कि अगर यूएन कमजोर होता है तो फिर पाकिस्तान कहां स्टैंड करेगा। तीसरी बात मुल्क के अंदर से आने वाला वो प्रेशर है, या यूं समझ लीजिए कि वो डर है कि कल को पाकिस्तान पर प्रेशर आ सकता है कि आप हमास के खिलाफ खड़े हों या किसी फोर्स्ड मिलिट्री एक्शंस का हिस्सा बने। ऐसी कोई भी सूरत हाल बनती है तो पाकिस्तान के अंदर इसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। अब इस डिसीजन को थोड़ा मजीद गौर से समझा जाए तो यह समझ आता है कि पाकिस्तान ने बोर्ड ऑफ पीस ज्वाइन करके ट्रंप के बनाए हुए रीजनल सेटअप में शॉर्ट टर्म इंपॉर्टेंस तो हासिल कर ली है। इससे पाकिस्तान ने अमेरिका को यह सिग्नल दिया है कि वो मिडिल ईस्ट के मामलात में रेलेवेंट रहना चाहता है। मसला यह है कि बोर्ड ऑफ पीस एक स्ट्रॉन्ग और परमानेंट सिस्टम कम और ट्रंप का पर्सनल प्रोजेक्ट ज्यादा लगता है। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान का फायदा किसी सिस्टम से नहीं बल्कि ट्रंप की मौजूदगी से जुड़ा हुआ है। यहीं से अब हम नजर डालते हैं कि फ्यूचर में क्या मसाइल पैदा हो सकते हैं। कल को जब ट्रंप पावर में नहीं रहेगा तो मुमकिन है कि बोर्ड ऑफ पीस की इंपॉर्टेंस भी कम हो जाए। इसी सूरत में पाकिस्तान एक ऐसे फोरम का हिस्सा नजर आएगा जो ना तो यूएन का प्रॉपर अल्टरनेटिव बन सका और ना ही लॉन्ग टर्म पीस का कोई सॉलिड मॉडल दे सका। दोस्तों, इसका एक और सेंसिटिव पहलू चाइना के साथ भी जुड़ा हुआ है। चाइना ये समझता है कि पाकिस्तान अमेरिका के ज्यादा करीब जा रहा है, खास तौर पे मिडिल ईस्ट के सिक्योरिटी इश्यूज को लेकर। अगर फ्यूचर में अमेरिका से ताल्लुकात पाकिस्तान के कमजोर होते हैं और चाइना का ट्रस्ट भी पूरी तरह वापस नहीं आता तो पाकिस्तान किसी भी पोजीशन में नहीं होगा। ना हम इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे। एक और मसला यह है कि फ्यूचर में पाकिस्तान के पास ऑप्शंस और कम होती चली जाएंगी। बोर्ड ऑफ पीस के साथ रहकर पाकिस्तान ने खुद को अमेरिका, सऊदी अरेबिया और टर्की के करीब पोजीशन कर लिया है। कल को अगर ईरान पर प्रेशर बढ़ता है या इसराइल के साथ रिलेशंस को क्वाइटली आगे बढ़ाया जाता है तो पाकिस्तान के लिए बिल्कुल न्यूट्रल रहना और मुश्किल हो जाएगा। पाकिस्तान अंदर से अलाइन नहीं कर सकेगा और बाहर से प्रेशर बढ़ता जाएगा, जो लंबी मुद्दत तक पाकिस्तान के लिए एक स्ट्रेसफुल कंडीशन क्रिएट कर सकता है। आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि पाकिस्तान ने बोर्ड ऑफ पीस और अमेरिका को लेकर अपना फ्यूचर क्लियर नहीं किया। अभी तक चीजें ट्रंप के साथ चल रही हैं, लेकिन ये क्लियर नहीं कि ट्रंप के बाद क्या होगा। अगर ट्रंप चला गया और बोर्ड ऑफ पीस की वैल्यू भी खत्म हो गई तो पाकिस्तान फिर से अपने वही पुराने प्रॉब्लम्स में घिर चुका होगा, जिसमें कमजोर इकोनॉमी, लिमिटेड इंटरनेशनल लेवरेज, कॉम्प्लिकेटेड नेबरहुड्स और अनसर्टन इंटरनेशनल सपोर्ट होगी। दोस्तों, बोर्ड ऑफ पीस पाकिस्तान को फिलहाल थोड़ी विजिबिलिटी और इंपॉर्टेंस तो दे चुका है, लेकिन अगर पाकिस्तान ने अपनी फॉरेन पॉलिसी को जरा वाइड, बैलेंस्ड और ट्रंप से कम डिपेंडेंट ना बनाया तो फ्यूचर में ये डिसीजन पाकिस्तान के लिए फायदा कम और नुकसानदेह ज्यादा हो सकते हैं। वीर्स, एक चीज तो तय है कि हमेशा पीस इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस और रूल बेस्ड मल्टीलैटरल वर्ल्ड ऑर्डर से आती है। पीस को कभी भी आप शॉर्ट टर्म डील्स या पर्सनालिटी ओरिएंटेड पॉलिटिक्स से
इंश्योर नहीं कर सकते। बोर्ड ऑफ पीस हो या कोई भी इंटरनेशनल फ्रेमवर्क, अगर हम इन प्रिंसिपल्स को भूल जाएं तो दुनिया में कभी भी अमन को क्रिएट नहीं कर सकते और दुनिया हमेशा एनार्किक वर्ल्ड रहती है जहां पर लोग सफर करते हैं, कौमें तबाह हो जाती हैं और पूरी दुनिया को उस क्राइसिस से निकलने में सदियों लग जाती हैं। व्यूअर्स, अगर आपको ये एनालिसिस यूजफुल लगा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स में अपना फीडबैक जरूर दें कि क्या पाकिस्तान ने बोर्ड ऑफ पीस को ज्वाइन करके कैलकुलेटेड रिस्क लिया है या फिर हमने फ्यूचर की जियोपॉलिटिक्स में अपने आप को मजीद एक्सपोज कर दिया है। मैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। बहुत शुक्रिया।